Good evening, everyone. Hope you all are doing good. So, the last class we've completed the designing of the beams for shear. तो फ्लेक्चर तो कंप्लीट हो गया था, हमने शेयर भी कंप्लीट कर लिया था. हम मैराथन सेशन कंटिन्यू कर रहे हैं आरसीसी का, विच इज़ यूजफुल फॉर ऑल योर एग्जामिनेशन. सारी चीज़ें कवर हो ही रही है डिटेल के अंदर. कंटिन्यू करेंगे आज भी. स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स है. 20% ऑफ इज अवेलेबल. 20% ऑफ अवेलेबल है गेट और ईएससी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर. वैलिड है सिर्फ 30 सितंबर तक. यू कैन अवेल दिस ऑफर. आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हो. देन अनअकैडमी लाइट के ऊपर जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है उसमें भी आपको 20% ऑफ है. इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रही है और प्रिंटेड बुक्स भी मिल रही है. देन नो कॉस्ट EMI इज ऑल्सो अवेलेबल. 0% इंटरेस्ट पे आप EMI एनरोल कर सकते हैं अपने सब्सक्रिप्शन के लिए. देन 1 अक्टूबर को नया बैच लॉन्च हो रहा है और 1 अक्टूबर नया बैच लॉन्च हो रहा है ब्रह्मास्त्र प्लस. बहुत ही यूनिक फीचर है इसके. कंप्लीट कवरेज है गेट सिलेबस की. टेस्ट सीरीज भी है. स्ट्रक्चर्ड वर्कबुक है. देन गेट के PYQs भी हैं इसके अंदर. विल बी गोइंग फॉर गेट PYQ ऑल्सो. देन 1 अक्टूबर को बैच लॉन्च हो रहा है. जैसे मैंने बताई दिया आपको फीचर्स हैं इसके अंदर. डेली डाउट सॉल्विंग क्लासेस होंगी. डेली प्रैक्टिस होगा. DPP होगा. स्पेशल बैच एक्सक्लूसिव लाइव क्लासेस चलेंगी इसके अंदर. स्टडी मटेरियल मिल जाएगा नोट्स पे. वेब एंड ऐप दोनों की मिल जाएंगी आपको. टेस्ट मिल जाएगा. देन पैरामाउंट 1111 का डिजिटल एक्सेस भी मिल जाएगा आपको. सब्जेक्ट वर्कबुक्स भी मिल जाएंगी. गेट के PYQs भी मिल जाएंगे. शेड्यूल क्लासेस है सारी की सारी. कॉम्प्रिहेंसिव और इन डेप्थ कवरेज होगा पूरे कोर्स का. देन 22 सितंबर को हमने बैच लॉन्च किया था. स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इसमें स्टार्ट हुआ था. देन आइकॉनिक के लिए एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज है. 5 टेस्ट है. 100 ज़्यादा से क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको इस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज के अंदर. नाउ गेट इज ओनली लेस देन 6 मंथ अवे. आप अपनी प्रिपरेशन को एनहेंस कर सकते हैं. यू कैन एनहेंस योर प्रिपरेशन. यू कैन गो फॉर योर आइकॉनिक ऑल्सो. आइकॉनिक में एनरोल कर सकते हैं आप. इसमें एडिशनल फीचर है 1-to-1 लाइव मेंटरशिप मिल जाएगी आपको आइकॉनिक में. सो आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे. टुडेज क्लास में भी टॉकिंग अबाउट बॉन्ड एंड डिटेलिंग. जैसे कल की क्लास में हमने क्या किया था. कल की क्लास में हमने बात करी थी शेयर की. आज की क्लास में हम बात करेंगे बॉन्ड और डिटेलिंग की. अब क्या है बॉन्ड और डिटेलिंग की कहानी, इसको देख लेते हैं. तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है. पहला पॉइंट ये बोल रहा है सफिशिएंट बॉन्ड इज रिक्वायर्ड बिटवीन द रीइंफोर्समेंट एंड कंक्रीट. लेट अस सपोज अगर ये रीइंफोर्समेंट है और ये कंक्रीट का सैंपल है. सफिशिएंट बॉन्ड होना चाहिए रीइंफोर्समेंट और कंक्रीट के बीच में. क्यों. क्योंकि ये जो रीइंफोर्समेंट है इसमें क्या डेवलप हो रहा है. इसमें टेंशन डेवलप हो रही है. इस टेंशन की वजह से अगर ये बॉन्ड सफिशिएंट नहीं हुआ रीइंफोर्समेंट बाहर आ जाएगी निकल के. तो सफिशिएंट बॉन्ड इज रिक्वायर्ड बिटवीन द रीइंफोर्समेंट एंड कंक्रीट टू प्रिवेंट द रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन द टू. दोनों के बीच में रिलेटिव मूवमेंट हो जाएगी अगर आपने प्रॉपर बॉन्ड नहीं दिया. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस. प्रॉपर डिटेलिंग ऑफ द रीइंफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड फॉर फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द मेंबर स्ट्रेंथ. तो बॉन्ड क्यों चाहिए. ताकि हमारा जो रीइंफोर्समेंट है वो मूव नहीं कर जाए या स्लिप नहीं कर जाए. डिटेलिंग क्यों करनी पड़ती है रीइंफोर्समेंट की. डिटेलिंग इसलिए करनी पड़ जाती है रीइंफोर्समेंट की ताकि हमारे मेंबर की पूरी स्ट्रेंथ यूटिलाइज हो पाए. पूरी स्ट्रेंथ यूटिलाइज होने का मतलब क्या है. जो भी आपने स्ट्रेंथ कंसीडर करी है अपनी कैलकुलेशन में. कंक्रीट में 0.45 FC के, स्टील के अंदर 0.87 FI. अरे कैलकुलेशन में यूज करी ना, इतनी मिलनी भी तो चाहिए. तो डिटेलिंग इसलिए की जाती है कि जितनी भी स्ट्रेंथ आपने कंसीडर करी उतनी आपको मिल जाए. क्लियर है चीज. तो बॉन्ड का पर्पस डिटेलिंग का पर्पस आपको यहाँ पे बताया. नेक्स्ट आगे बढ़े. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है. फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर ऑब्जर्व्ड इन द आरसीसी मेंबर. दो तरह के बॉन्ड है हमारे पास. एक फ्लेक्चर बॉन्ड है और एक एंकरेज बॉन्ड है. फ्लेक्चर बॉन्ड नाम में लिखा हुआ है. ये बॉन्ड क्यों डेवलप होता है. दिस बॉन्ड डेवलप्स ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ द बेंडिंग मोमेंट अलोंग द लेंथ ऑफ द रीइंफोर्समेंट. हमें पता है हमारी बेंडिंग मोमेंट वेरी करती है लेंथ के अलोंग. चाहे सिंपली सपोर्टेड हो, चाहे कैंटिलीवर हो, चाहे कंटिन्यूअस बीम हो, हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या करेगा. लेंथ के अलोंग वेरी करेगा. वो जो बेंडिंग मोमेंट की वेरिएशन है उसकी वजह से जो बॉन्ड डेवलप होता है उसको हम क्या बोल देते हैं. उसको हम फ्लेक्चर बॉन्ड बोल देते हैं. दैट इज टेक्निकली टर्म्ड एज फ्लेक्चर बॉन्ड. तो फ्लेक्चर बॉन्ड डेवलप्स ड्यू टू व्हाट. इट डेवलप्स ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ द बेंडिंग मोमेंट अलोंग व्हाट, अलोंग द लेंथ ऑफ द रीइंफोर्समेंट. क्लियर है. चलें आगे. चलो आगे बढ़ते हैं. अब आपको ये चीज बना के दिखाई हुई है. बीम बनी हुई है, नीचे रीइंफोर्समेंट लगा हुआ है, दो सेक्शन काट के दिखाए हैं. अगर मैं आपको इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना के दिखाऊं, अगर मैं इसको आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दिखा के दिखाऊं, ये हमारी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है. तो सेक्शन 1 और 2 जो सेक्शन मैंने कंसिडर किया है वो L/2 से कम दूरी पे है.
कहने का मतलब है आगे जाने से बेंडिंग मोमेंट बढ़ रही है। तो जब मैं सेक्शन 1 से 2 पे गया, बेंडिंग मोमेंट क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अगर यहाँ पे मोमेंट m है तो इस सेक्शन पे मोमेंट है m प्लस डी एम। तो ये रहा m और ये कितना हुआ, m प्लस डी एम। तो इस मोमेंट की वजह से क्या डेवलप होगी, इसमें टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, जिसकी वजह से टेंशन डेवलप होगी। इस मोमेंट की वजह से क्या डेवलप होंगे, टेंसाइल स्ट्रेसेस, जिसकी वजह से टेंशन डेवलप होगी, बिकॉज ऑफ विच टेंशन विल बी डेवलप्ड। तो अगर हमारा ये जो रीइंफोर्समेंट बार है, अगर इसके सेक्शन 1 पे टेंशन T है, सेक्शन 2 पे कितनी है, T प्लस डी टी है, तो अनबैलेंस्ड फोर्स है, देयर इज अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अनबैलेंस्ड फोर्स है तो लिखा भी हुआ है मोमेंट कितना होगा, T इंटू लीवर आर्म, M प्लस डी एम कितनी होगी, T प्लस डी टी इंटू लीवर आर्म। ये जो अनबैलेंस्ड फोर्स है इसको कौन रेजिस्ट करेगा, इसको हमारी कंक्रीट की बॉन्ड स्ट्रेंथ रेजिस्ट करेगी। तो पहली रिलेशनशिप तो हमने क्या निकाली, dm इज इक्वल टू डी टी इंटू एल ए। क्लियर है? सो dm इज इक्वल टू व्हाट, dt इंटू एल ए। तो पहली रिलेशनशिप तो ये निकाली। फिर हमने स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाई। स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या लगाई, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो। तो लगाया नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो, ये पॉजिटिव कंसीडर किया, अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव हुआ। सो टी माइनस टी प्लस जी टी, माइनस जो हमारी क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ है किसके ऊपर लगी, पूरे सरफेस एरिया के ऊपर लगी। सरफेस एरिया कैसे निकाला, पाई इंटू डी इंटू वॉट, इंटू डी एक्स, लंबाई। ये एक बार है, ऐसे कितने बार है, नंबर ऑफ बार्स है। इक्वेट क्या इक्वेशन को, इक्वेट क्या इक्वेशन को, तो डी टी की वैल्यू कितनी आ गई, टाउ एन पाई फाई डी एक्स, और पीछे आपने कैलकुलेट किया ये डी टी इज इक्वल टू डी एम बाई एल ए। तो डी टी इज इक्वल टू वॉट, डी एम बाई एल ए, डी एम बाई एल ए से सब्सटीट्यूट किया, रिप्लेस किया एल ए को डी एक्स से, डी एम बाई डी एक्स क्या होती है, शेयर फोर्स होती है, इट इज इक्वल टू शेयर फोर्स। तो यहाँ से हमने क्या कैलकुलेट कर ली, बॉन्ड स्ट्रेस कैलकुलेट कर ली। तो बॉन्ड स्ट्रेस कितनी निकल के आई, बॉन्ड स्ट्रेस इज इक्वल टू शेयर फोर्स अपॉन एन फाई फाई एल ए। तो एन नंबर ऑफ बार्स, पाई कांस्टेंट है, फाई डायमीटर ऑफ द बार इनटू लीवर आर्म। क्लियर है पूरी कहानी? Now, now the value of the tau calculated should be less than the permissible bond strength. ये तो आपने bond stress निकाला, ये तो आपने bond stress निकाला, this is the bond stress that we have computed. अब bond strength कितनी है वो आपको डायरेक्टली कोड बताता है, that is directly mentioned in the code. तो परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है हमारे कंक्रीट के अंदर, जो परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेंथ है हमारे कंक्रीट के अंदर, उसकी वैल्यू मेंशन्ड है यहाँ पे, उसकी वैल्यू मेंशन्ड है यहाँ पे। तो परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेंथ इज गिवन टू यू फॉर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ द कंक्रीट। तो जो भी बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप हुई है, जो भी बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप हुई है, वॉट एवर बॉन्ड स्ट्रेस इज डेवलप्ड, ये हमारी क्या होनी चाहिए, परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेंथ से कम होनी चाहिए, इट शुड बी लेस देन द परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेंथ। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ये जो आपने वैल्यू निकाली पीछे, या वैल्यू जो आपको दे रखी है परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेंथ की, ये जो आपको वैल्यू दे रखी है परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेंथ की, इसकी वैल्यू आप इंक्रीज कर दोगे 60% फॉर एच वाई एस डी बार, क्योंकि ये वैल्यू किसके लिए थी, प्लेन बार्स के लिए थी, क्योंकि ये वैल्यू किसके लिए थी, प्लेन बार्स के लिए थी। दिस वैल्यू वाज फॉर प्लेन बार्स। तो इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप 60% इंक्रीज कर सकते हो। ऑब्वियसली क्योंकि एच वाई एस डी बार्स के अंदर रिब्स होती हैं, तो बॉन्ड ज़्यादा अच्छा बनता है, बॉन्ड ज़्यादा अच्छा बनता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा निकल के आती है। तो पीछे वाली जो वैल्यूज़ थी, पीछे वाली जो वैल्यूज़ थी वो प्लेन बार्स के लिए थी अंडर टेंशन, उन वैल्यूज़ को आप 60% इंक्रीज कर सकते हो अगर हमारा एच वाई एस डी बार है। क्लियर? सेकेंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगर हमारे बार इफ आवर बार्स आर इन कंप्रेशन, तो आप ये वैल्यू क्या कर सकते हैं, इफ आवर बार्स आर इन कंप्रेशन, तो आप ये वैल्यू क्या कर सकते हैं, आप ये वैल्यू 25% और इंक्रीज कर सकते हैं। यू कैन इंक्रीज दिस वैल्यूज बाय 25%। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको परमिसिबल
टाउ सी मैक्स की वैल्यू बताई थी, कोड में मेंशन तो है ही टेबल, पर मैंने आपको एम्पेरिकल रिलेशन भी निकाल के दिया था, एंड रिलेशन वाज आल्सो बी गिवन टू यू। वैसे जो परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो तो कोड में मेंशनड है, परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेंथ इज मेंशनड इन द कोड। पर अगर आपको ये वैल्यूज ध्यान नहीं, या तो वैल्यूज याद करो, नहीं तो आप ये एम्पेरिकल रिलेशन भी याद रख सकते हो। सो फ्रॉम हियर आल्सो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टाउ बी डी। यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, टाउ बी डी निकाल सकते हैं। क्लियर है? कह रहे हैं यहाँ तक? तो एच वाई एस डी के लिए 60% बढ़ा दोगे, कंप्रेशन के लिए 25% इंक्रीज कर दोगे। परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू आप एम्पेरिकली निकाल सकते हो एज 0.16 एफ सी के रेस टू द पावर 2/3। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे पीछे मैंने बताया था, कोड हमारे बहुत सारे काम आसान कर देता है, कोड हमारे बहुत सारे काम आसान कर सकता है। एक्चुअल में जो हमारे बॉन्ड स्ट्रेस की वेरिएशन है वो इस तरीके से होती है, नॉन लीनियर वेरिएशन। एक्चुअल में हमारे जो बॉन्ड स्ट्रेस की वेरिएशन है वो नॉन लीनियर वेरिएशन है। इन एक्चुअल द वेरिएशन ऑफ द बॉन्ड स्ट्रेस इज नॉन लीनियर। तो जो वेरिएशन है बॉन्ड स्ट्रेस की वो नॉन लीनियर है। तो दिख रही है जो वेरिएशन है बॉन्ड स्ट्रेस की नॉन लीनियर है। पर हमारा कोड बोलता है आप क्या मान के चलो, हमारा कोड बोलता है आप कांस्टेंट मान के चलो, तो हम कांस्टेंट मान के चल लेंगे। we'll assume the value to be constant। यही चीज तो कोड ने शेयर स्ट्रेस में भी करी थी। शेयर स्ट्रेस की वेरिएशन कैसे थी, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर पैराबोलिक, नीचे रेक्टेंगुलर, कोड ने क्या बोला, कांस्टेंट मान के चला दो। क्लियर है चीज? नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ द बॉन्ड फेलियर, इन केस ऑफ द बॉन्ड फेलियर, अगर हमारा बॉन्ड फेल हो रहा है, द मोस्ट इकोनॉमिकल वे टू मेक इट सेफ इज, आपकी अगर बॉन्ड स्ट्रेस ज्यादा निकल के आ रही है परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेंथ से, आपको ये घटानी है, आपको ये घटानी, जरा देखो हम क्या करेंगे, व्हाट इज टू बी इंक्रीज, ये क्या लिखा हुआ है, एन पाई फाई, एन पाई फाई, पाई इंटू फाई सर्कमफरेंस इंटू एन नंबर ऑफ बार्स। आपको क्या करना है, नंबर ऑफ बार्स बढ़ा देने हैं और डायमीटर छोटा कर देना है। आपको नंबर ऑफ बार्स बढ़ा देने, डायमीटर छोटा कर देना है। लॉजिक क्या है भैया, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या डेवलप हुई, सरफेस एरिया पे डेवलप हुई। अगर मैं क्वांटिटी सेम रखते हुए साइज छोटी कर दूं, अगर मैं क्वांटिटी सेम रखते हुए साइज छोटी कर दूं, टोटल सरफेस एरिया बढ़ जाती है। तो अगर मैं क्वांटिटी सेम रखते हुए बार्स की साइज छोटी कर दूं, एरिया बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा इसका मतलब क्या हुआ, फ्रिक्शन ज्यादा अवेलेबल है, ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ डेवलप होगी। तो मोर बॉन्ड स्ट्रेंथ इज अवेलेबल विद यू, या जो स्ट्रेस डेवलप होगा ज्यादा एरिया के ऊपर वो कंपैरेटिवली कम निकल के आ जाएगा। तो आप बोल सकते हो टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सबसे इकोनॉमिकल तरीका, अगर आपकी बीम या स्लैब फेल हो रही है बॉन्ड में, आप क्या करो, ज्यादा छोटे नंबर ऑफ बार्स को प्रोवाइड कर दो। क्लियर है? नोट कीजिए इसे। हो गया? नोट कीजिए।
चले आगे, नोट कर लिया, नोट कर लिया। तो ये तो हमारी कहानी थी फ्लेक्चर बॉन्ड की। दिस वाज द स्टोरी ऑफ फ्लेक्चर बॉन्ड। फ्लेक्चर बॉन्ड डेवलप होता है बिकॉज ऑफ द चेंज इन बेंडिंग मोमेंट। अब हम बात करते हैं एंकरेज बॉन्ड की। दिस बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप अराउंड द बार टू प्रोवाइड प्रॉपर एंकरेज सो दैट द रीइंफोर्समेंट अटेन द डिजाइंड स्ट्रेस। एंकरेज बॉन्ड इसलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि हमारे रीइंफोर्समेंट बार के अंदर डिजायर्ड स्ट्रेस डेवलप हो जाए। कितना स्ट्रेस लेके चलते हैं बार के अंदर? 0.87 FY। तो ये जो एडिशनल जगह हमने प्रोवाइड कर रखी है, ये जो एडिशनल लेंथ जो हमने प्रोवाइड कर रखी है बार के अंदर, ये इसीलिए प्रोवाइड करी हुई है ताकि हमारे बार में डिजाइन स्ट्रेस डेवलप हो जाए। So purpose of providing the anchorage bond or purpose of providing the anchorage length is for the development of the desired stress in the main bar, or you can say reinforcement bar. So in the above case, L is provided for anchorage of the reinforcement only. तो इसका purpose क्या है? इसका purpose है बस anchorage करना, और कोई role नहीं है इसका। There is no other role of this additional length which is being provided. ये जो भी additional length है उसका और कोई रोल नहीं होता है। इसका रोल बस यही होता है कि इसमें क्या डेवलप हो जाए, इसमें डिजायर्ड स्ट्रेस डेवलप हो जाए। क्लियर है? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? चले, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द आरसीसी स्ट्रक्चर इज दैट स्टील एंड द सराउंडिंग कंक्रीट एक्ट टुगेदर। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारे स्टील की वो क्या है? वो यही है कि जो आरसीसी स्ट्रक्चर की क्या है, जो हमारा स्टील है और जो कंक्रीट है वो एक साथ काम करे और दोनों में क्या नहीं हो, दोनों में कोई रिलेटिव मूवमेंट नहीं हो। देयर शुड बी नो रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन द टू। क्लियर है? The grip of the reinforcement and concrete due to adhesion, shrinkage, creep bearing on the account of the ribs on deformed bar is termed as the bond. अभी जो ग्रिप है reinforcement की, ये जो ग्रुप है reinforcement की, किसकी वजह से? अडेशन की वजह से। ये जो ग्रिप है reinforcement की, अडेशन की वजह से, श्रिंकेज की वजह से, क्रीप की वजह से, रिब्स के ऊपर ऑफ द डिफॉर्म्ड बार, इसको हम टेक्निकली क्या बोल देते हैं? इसको हम टेक्निकली बॉन्ड बोल देते हैं। दिस इज टेक्निकली टर्म इज बॉन्ड। क्लियर है? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? कोई सा बॉन्ड रिपीट करना हो उसमें से किसी के लिए? Any of the point to be referred from this for anyone? नोट कीजिए फटाफट। चले, नोट कर लिया। क्या पूछा है इसके अंदर? When HYSD bars are used in the place of mild steel bar, the bond strength increase कर जाती है, इंक्रीज कर देते हैं 60%, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस 60% इंक्रीज कर जाएगी। सो बॉन्ड स्ट्रेंथ विल इंक्रीज बाय 60%, 60% इंक्रीज कर जाती है हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ। फॉर M15 मिक्स कंक्रीट अकॉर्डिंग टू IS स्पेसिफिकेशन द लोकल बॉन्ड स्ट्रेसेस, लो भैया M15 मिक्स कंक्रीट के लिए कितना होता है? 0.16 FC के बाद रेस टू द पावर 2/3 कैलकुलेट करके निकाल लो। तो यहाँ पर ही वैल्यू कितनी है? 1.2 है। M15 के लिए इससे भी छोटी वैल्यू निकल के आएगी। इट विल बी लेस देन दिस ओनली। कैलकुलेट करके बताओ कितनी आ रही है? व्हाट द वैल्यू कमिंग आउट? व्हाट द वैल्यू ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस कमिंग आउट? यहाँ से डायरेक्टली उठाना। Substitute the value and calculate. 15 raised to the power 2/3 15 का स्क्वायर
क्यूब रूट भी लेना है। आ रहा है किसी का? कैलकुलेट करके बताइए फटाफट कितनी आ रही है। आ रहा है किसी का? अरे भाई ये देखो ना, 0.16 एफ सी के रेस टू द पावर 2/3 मैंने ओरली कैलकुलेट कर लिया। 0.16 एफ सी के रेस टू द पावर 2/3, तो 15 का स्क्वायर हो गया 225, और फिर क्यूब रूट लेना है इसका। मेरे पास कैलकुलेटर तो है नहीं, तो 6 × 6 × 6, ये देखो कितना आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। ये 216 होता है, तो 6 से थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा, मैं 6 ही लेके चल रहा हूँ। तो 6 × 0.16 कितना होता है? 0.96। सॉरी, इस पेज पे कर रहा हूँ मैं, इधर करना चाहिए था। 0.96 अप्रोक्सीमेटली कितना है? 1, यानी 10 kg/cm², यानी 10 kg/cm²। क्लियर है? चले आगे। चले, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? The bond strength between the steel reinforcement and concrete is affected by. The bond strength between the steel reinforcement and concrete is affected by. जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है स्टील reinforcement और कंक्रीट के बीच में अफेक्ट होती है किससे? पीछे लिखी थी रिलेशनशिप हमने बॉन्ड स्ट्रेंथ की। स्टील प्रॉपर्टीज, कंक्रीट प्रॉपर्टीज, श्रिंकेज ऑफ द कंक्रीट, तीनों के ऊपर डिपेंडेंट है। इट डिपेंड्स ऑन ऑल 3 फैक्टर्स, तीनों फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। स्टील की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, कंक्रीट की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, श्रिंकेज की प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करता है। सो श्रिंकेज ऑफ द कंक्रीट, ये देखो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है टाउ बी डी, एच वाई एस डी बार है तो बढ़ा दिया आपने। फिर कंक्रीट की प्रॉपर्टी पे तो डिपेंडेंट है ही, सो डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंक्रीट, तो उस पर भी डिपेंडेंट आ रहा है, so it is coming dependent upon that also. Then श्रिंकेज के ऊपर भी डिपेंडेंट है, ये लिखा था हमने। बॉन्ड किसकी वजह से? श्रिंकेज क्रीप अडेशन की वजह से। तो तीनों बात सही है, ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या बोल रहा है? फॉर डिफॉर्म्ड बार्स कंफर्मिंग टू IS 1786 डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड लिमिट स्टेट शैल बी इंक्रीज बाय 60% बढ़ा देते हैं, सो इट इज इंक्रीज बाय 60%। अभी पीछे बताया था, तो उसको 60% इंक्रीज कर देते हैं, सो इट इज इंक्रीज बाय 60%। क्लियर है? बढ़िया, चलो फिर आगे।
अच्छा, नया कंसेप्ट आ गया। सो डेवलपमेंट लेंथ का, सो न्यू कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट लेंथ। ठीक है, डेवलपमेंट लेंथ चलो देखते हैं। पीछे हमने क्या लिखा था? पीछे मैंने बोला कि एज पर IS 456 जो बॉन्ड स्ट्रेसेस हैं उसको हमने यूनिफॉर्म मान लिया था along the length of the reinforcement। इन द प्रीवियस केस मैंने आपको डायग्राम भी दिखाया था। हमारा कोड बोलता है कि जो आप बॉन्ड स्ट्रेस है उसको क्या मान लो, हमारा जो बॉन्ड स्ट्रेस है उसको आप क्या मान लो, उसको आप यूनिफॉर्म मान लो। यू अज्यूम द बॉन्ड स्ट्रेस टू बी यूनिफॉर्म। क्लियर है? तो बॉन्ड स्ट्रेस को आपने यूनिफॉर्म माना। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, आपकी जो कैलकुलेटेड टेंशन और कंप्रेशन है इन एनी बार एट एनी सेक्शन शेल बी डेवलप्ड ऑन एनी साइड ऑफ द सेक्शन बाय एप्रोप्रिएट डेवलपमेंट लेंथ इन एंकरेज और बोथ। ये स्टेटमेंट बोल रही है कि डेवलपमेंट लेंथ वो लेंथ है बार की जो अगर आपने प्रोवाइड करी, तो डेवलपमेंट लेंथ वो लेंथ है बार की जो अगर आपने प्रोवाइड करी तभी क्या हो पाएगा, रिक्वायर्ड टेंशन और कंप्रेशन डेवलप हो पाएगी आपके बार के अंदर। तो डेवलपमेंट लेंथ वो लेंथ है जो अगर आपने प्रोवाइड करी, डेवलपमेंट लेंथ इज दैट लेंथ विच इफ प्रोवाइडेड विच विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ रिक्वायर्ड स्ट्रेसेस, जो आपको रिक्वायर्ड स्ट्रेस डेवलप करा के दे देगी। क्लियर है? तो इसको हम डेवलपमेंट लेंथ बोल देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अच्छा स्टेटमेंट ही लिख के दी जो मैंने आपको बताई। सो मिनिमम लेंथ ऑफ रीइंफोर्समेंट बार रिक्वायर्ड टू बी एम्बेडेड इन द कंक्रीट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ परमिसिबल स्ट्रेस। अच्छा, कितना स्ट्रेस डेवलप कराते हैं हम, कितना स्ट्रेस डेवलप कराना चाहते हैं? 0.87 FI, तो 0.87 FI लिख दिया। तो वी वांट द स्ट्रेस टू बी डेवलप्ड हाउ मच हम चाहते हैं स्ट्रेस कितनी डेवलप हो, 0.87 FI डेवलप हो, 0.87 FI डेवलप करा दिए। क्लियर है? तो वो मिनिमम लेंथ रीइंफोर्समेंट बार की जो आप एम्बेड करोगे कंक्रीट में ताकि उसमें कितना स्ट्रेस डेवलप हो जाए, ताकि उसमें परमिसिबल स्ट्रेस डेवलप हो जाए, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम डेवलपमेंट लेंथ बोल देते हैं। दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज डेवलपमेंट लेंथ, इसको डेवलपमेंट लेंथ बोला जाता है। क्लियर है? शैल वी कंटिन्यू? आगे बढ़े? चलो, अब हमें इस डेवलपमेंट लेंथ को निकालना है। मैं कैसे निकालूं डेवलपमेंट लेंथ को? स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा देंगे। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या बोलती है? नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन मस्ट बी जीरो। जो फोर्स लग रहा है एफ, ये जो आपने फोर्स लगाया एफ, ये किसके बराबर होना चाहिए? जो आपकी बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप हुई है उसके बराबर होना चाहिए। इट शुड बी इक्वल टू दी बॉन्ड स्ट्रेस। तो बॉन्ड स्ट्रेस के बराबर कर देंगे, देख लो भैया। तो जो हमारा फोर्स लग रहा था एफ, दिस इज इक्वल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। किसके ऊपर लगी बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारी? किसके ऊपर लगी बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारी? बॉन्ड स्ट्रेंथ इज बीइंग अप्लाइड ओवर व्हाट? बार्स ओनली। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ लगी हमारी बार्स के ऊपर, मल्टीप्लाई कर दिया सरफेस एरिया ऑफ द बार, तो पाई फाई पेरीमीटर इनटू डेवलपमेंट लेंथ LD। नेक्स्ट, जो फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर लिख सकते हैं हम? एरिया ऑफ द बार, एरिया ऑफ द बार इनटू FST, वहां पे लिख दिया, चलो अच्छी बात है। सो एरिया ऑफ द बार इनटू FST, तो आपने वहां पे लिख दिया। तो पाई फाई कैंसिल आउट हो गया, पाई फाई कैंसिल आउट हो गया। तो डेवलपमेंट लेंथ कितनी आ गई? FST फाई लिखा हुआ है, तो FST फाई डिवाइड बाय 4 टाउ BD, ये डेवलपमेंट आई। स्ट्रेस इन स्टील कितना चाहिए आपको? 0.87 FI चाहिए। तो डेवलपमेंट लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई? 0.87 FI फाई अपॉन 4 टाउ BD। तो डेवलपमेंट लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई? डेवलपमेंट लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई है? 0.87 FI फाई अपॉन 4 टाउ BD। दिस इज द वैल्यू व्हिच कम्स आउट, ये वैल्यू निकल के आ रही है। क्लियर है?
चले आगे। चलो पीछे हमने क्या डिस्कस किया था? पीछे हमने ये डिस्कस किया था फॉर बार्स इन कंप्रेशन डेवलपमेंट लेंथ निकालने के लिए आप जो परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस है उसकी वैल्यू क्या कर दोगे? जो परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस है उसकी वैल्यू क्या कर दोगे? 25% बढ़ा दोगे, तो बढ़ा दी 25%, तो 1.25 से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका 0.8 टाइम्स आ गया, सो इट कम्स आउट टू 0.8 टाइम्स। क्लियर है? चलिए आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको अलग अलग ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए अब आपको अलग अलग ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए अलग अलग ग्रेड ऑफ स्टील के लिए टेंशन में और कंप्रेशन में डायरेक्टली डेवलपमेंट लेंथ निकाल के दे दी है। एक्सप्रेशन यही है हमारा, कहाँ गया? 0.87 एफ आई फाइव अपॉन 4 टाउ बी डी, एक्सप्रेशन यही है हमारा। इसमें आपको वैल्यू पुट करके दी टाउ बी डी की, इसमें वैल्यू पुट करके दी एफ आई की, और कैलकुलेशन करके दे दी। और कंप्रेशन में जो हमारी डेवलपमेंट लेंथ होती है वो कितनी निकल के आती है? कंप्रेशन में जो हमारी डेवलपमेंट लेंथ होती है वो कितनी निकल के आती है? कंप्रेशन में जो हमारी डेवलपमेंट लेंथ है वो 0.8 टाइम्स निकल के आती है, वो 0.8 टाइम्स कर दिया। क्लियर है? नोट कर लो सारी वैल्यूज को। नोट दी वैल्यूज। जल्दी नोट कीजिए, चले आगे। नोट कर लिया? चलो, डेवलपमेंट लेंथ ऑफ HYSD बार इज हायर देन दैट ऑफ द माइल्ड स्टील इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द डायमीटर ऑफ द बार। अब ये स्टेटमेंट क्या बोल रही है? जो डेवलपमेंट लेंथ है हमारे HYSD बार की, वो माइल्ड स्टील से रिस्पेक्ट में ज़्यादा ही निकल के आती है। रीज़न बीइंग, HYSD बार के अंदर जब आप FI की वैल्यू पुट करोगे वो भी तो कंपैरेटिवली क्या निकल के आएगी? वो भी तो कंपैरेटिवली क्या निकल के आएगी? ज़्यादा निकल के आएगी। दैट विल ऑल्सो कंपैरेटिवली कम आउट टू बी मोर। क्लियर है चीज़? तो ये स्टेटमेंट बोल रही है कि डेवलपमेंट लेंथ जो निकल के आती है HYSD बार के लिए वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है देन योर माइल्ड स्टील बार, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायमीटर ऑफ द बार, जैसा मर्जी डायमीटर हो। नेक्स्ट, जब आप बंडलिंग करते हो बार्स की, व्हेनेवर द बंडलिंग इज बीइंग डन, तो उस केस में हमारी डेवलपमेंट लेंथ क्या कर जाती है? उस केस में हमारी डेवलपमेंट लेंथ क्या कर जाती है? बढ़ जाती है। सो व्हेनेवर द बंडलिंग इज बीइंग कैरिड आउट, द डेवलपमेंट लेंथ इज इंक्रीज्ड। तो डेवलपमेंट लेंथ कितना इंक्रीज करती है वो भी आपको मेंशन करके दे रखा है। So how much of the development length is increased, that is also being mentioned. अगर आपने 2 बार को बंडल किया है, अगर आपने 2 बार को बंडल किया है 10% बढ़ जाएगी, 3 बार की बंडलिंग करी है 20% बढ़ जाएगी, 4 बार की बंडलिंग करी है तो 30% बढ़ जाएगी। इट विल इंक्रीज बाय 30%। क्लियर है चीज? तो बंडलिंग करने से भी हमारी डेवलपमेंट लेंथ क्या कर जाती है? इंक्रीज कर जाती है। बाय बंडलिंग ऑल्सो द डेवलपमेंट लेंथ इंक्रीजेस। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है द बॉन्ड बिटवीन द स्टील एंड कंक्रीट इज मेनली ड्यू टू 3 फैक्टर्स। जो बॉन्ड है हमारे स्टील और कंक्रीट के बीच में, ये 3 फैक्टर्स की वजह से है। द बॉन्ड बिटवीन द स्टील एंड कंक्रीट इज ड्यू टू 3 फैक्टर्स। 3 फैक्टर्स की वजह से निकल के आती है बॉन्ड। अब कौन से 3 फैक्टर की वजह से निकल के आती है?
इट इज ड्यू टू विच 3 फैक्टर्स, उसको देख लेते हैं। पहला मैकेनिकल रेजिस्टेंस, द फर्स्ट इज व्हाट, मैकेनिकल रेजिस्टेंस। सेकंड इज प्योर अडेशन रेजिस्टेंस, तीसरा है हमारा प्योर अडेशन रेजिस्टेंस, और नेक्स्ट है हमारा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। तो पहला मैकेनिकल रेजिस्टेंस, दूसरा अडेसिव रेजिस्टेंस, तीसरा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, और तीनों के तीनों का मतलब नाम में लिखा हुआ है। तो जो भी रेजिस्टेंस है इसका मतलब इसके नाम में ही मेंशन्ड है, तो नाम से ही समझ सकते हो, फ्रॉम द नेम ओनली इट कैन बी रेफर्ड। तो पहला मैकेनिकल रेजिस्टेंस, दूसरा हमारा अडेसिव रेजिस्टेंस, तीसरा फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। अडेशन होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल। क्लियर है चीज। अब जो फेलियर होती है बॉन्ड की, जो फेलियर होती है बॉन्ड की, वो दो रीजन की वजह से हो सकती है। एक तो अडेशन ब्रेक हो जाए हमारे बार और कंक्रीट के बीच में, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाए, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाए, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो हो जाए हमारे बार और कंक्रीट के बीच में। क्लियर है चीज। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट, क्रशिंग ऑफ कंक्रीट इन फ्रंट ऑफ द रिब्स ऑफ द बार। तो आपको ये रिब्स दिखा रखी है, these ribs are being shown to you, so these ribs are being shown to you। तो ये रिब्स दिखा रखी है, इसके आगे जो कंक्रीट है वो क्या कर जाए, क्रश कर जाए। क्लियर है चीज। तो जो हमारा अडेशन होता है, जो बॉन्ड ब्रेक करता है, वो दो रीजन की वजह से करता है। एक, कंक्रीट क्रश कर जाए रिब के आगे, दूसरा ब्रेकअप हो जाए अडेशन का बिटवीन द बार्स एंड द कंक्रीट। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, तीसरा रीजन हमारे बॉन्ड ब्रेक करने का है, हमारे जो कंक्रीट है वो रीइंफोर्समेंट की लेंथ के लॉन्ग क्रैक कर जाए। हमारा जो कंक्रीट है वो रीइंफोर्समेंट की लेंथ के लॉन्ग क्रैक कर जाए। चेक करो, बार बना हुआ है, दिस इज द बार विच इज बीइंग शोन टू यू, कंक्रीट का सेक्शन बना हुआ है, और ये मैंने आपको क्रैक बना के दिखा रखा है, और ये जो क्रैक है कंक्रीट की लेंथ के लॉन्ग है, और ये जो क्रैक है कहाँ पर है, कंक्रीट के लेंथ के लॉन्ग है, इट इज अलोंग द लेंथ ऑफ द कंक्रीट। तो ध्यान रखना है इस चीज का। तो तीन तरीके से हमारा बॉन्ड ब्रेक करता है। तो फेलियर ऑफ द बॉन्ड टेक्स प्लेस बाय द थ्री मैकेनिज्म्स। पहला, अडेशन ब्रेक कर जाए बार और कंक्रीट के बीच में, दूसरा, क्रशिंग हो जाए हमारे कंक्रीट के इन फ्रंट ऑफ द रिब्स ऑफ द बार, तीसरा, लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिट हो जाए हमारे कंक्रीट के अलोंग द रीइंफोर्समेंट। क्लियर है। चले आगे। चले आगे। चले, चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट सेज बॉन्ड स्ट्रेंथ कैन बी एनहांस्ड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। अब अगर आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ानी है, अब अगर मुझे बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ानी है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाई जा सकती है। पहला, ग्रेड ऑफ कंक्रीट बना दो, दूसरा, डिफॉर्म्ड बार यूज कर लो इंस्टेड ऑफ प्लेन बार्स, तीसरा, इंक्रीज स्मॉल नंबर ऑफ डायमीटर बार, जो छोटे नंबर ऑफ डायमीटर बार है उसको बड़ा कर दो, अब कवर इंक्रीज कर दो, या जो स्पेसिंग है उसको घटा दो सिरप्स की। यू कैन रिड्यूस दी स्पेसिंग ऑफ दी सिरप्स। जैसे ही आप रिड्यूस करोगे स्पेसिंग ऑफ दी सिरप्स, जो कंक्रीट है इसके बीच में ज़्यादा कन्फाइन हो जाएगा,
इनफैक्ट सिर्फ देते ही इस वजह से, कल वाली क्लास में डिस्कस किया था हमने, सिर्फ देने का पर्पस क्या होता है, उसके कोर में जो कंक्रीट है वो क्या हो जाए, कन्फाइन हो जाए, उसके कोर में जो कंक्रीट है वो क्या हो जाए, कन्फाइन हो जाए। क्लियर चीज। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ाने के तरीके निकल के आ जाए। कुछ सवाल है इसके ऊपर, वो देख लेते हैं। देयर आर सम प्रॉब्लम्स दैट कैन बी सीन। क्या बोल रहा है सवाल? सो प्रॉब्लम सेज व्हाट? फर्स्ट, if a beam is likely to fail due to high bonding stress, then its bond strength can be increased most economically by, same वही आ गया, using more number of small diameter bar, using more number of small diameter bar. क्लियर है? चलो, डेवलपमेंट लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सो डेवलपमेंट लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? डेवलपमेंट लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू shear stress, stress in bar, bending stress, design bond strength. अभी निकाली थी डेवलपमेंट लेंथ 0.87 fy phi upon 4 tau bd, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? बॉन्ड स्ट्रेस। बॉन्ड स्ट्रेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल निकल के आ गए हमारे बॉन्ड स्ट्रेस के। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है? नेक्स्ट सवाल बोल रहा है द डेवलपमेंट लेंथ इन कंप्रेशन फॉर अ 20 mm डायमीटर डिफॉर्म्ड बार grade FE 415 embedded in a concrete of grade M25, grade M25, whose design bond stress is equal to, whose design bond stress। अच्छा, डेवलपमेंट लेंथ की वैल्यू चाहता है आपसे, तो डेवलपमेंट लेंथ की वैल्यू चाहता है मतलब कैलकुलेट करके देनी पड़ेगी आपको। यू टू कैलकुलेट दिस, और ध्यान रखना एच वाई एस डी बार है, ध्यान रखना एच वाई एस डी बार है। तो निकालो डेवलपमेंट लेंथ 0.87 एफ वाई फाइव अपॉन 4 टाउ बी डी, ये वैल्यू निकल के आएगी हमारी। तो कैलकुलेट करते हैं इसको, तो 0.87415 इंटू 20 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 1.4 डिवाइड बाई 1.6, तो वैल्यू कम्स आउट टू बी हाउ मच? अच्छा, कंप्रेशन में तो 1.25 टाइम्स यानी 25% और बढ़ा दोगे, तो वैल्यू कम्स आउट टू बी हाउ मच? 644.7, वैल्यू हमारी आई है 644.7। नोट कर लिया सबने?
नोट कीजिए फटाफट। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन टू एस्टिमेट द डेवलपमेंट लेंथ ऑफ द डिफॉर्म्ड बाइफॉर्म reinforcing bar as per code in the limit state design. 5 sigma s upon 4 tau bd, 5 sigma s upon 4 tau bd, और 4 को मल्टीप्लाई कर दिया इसने 1.6 से, तो एच वाई एस डी है ना 6.4, तो आंसर कम्स आउट टू बी सी। क्लियर है? चले आगे। चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि हाउ टू प्रोवाइड दी एंकरेज। अब एंकरेज कैसे प्रोवाइड करते हैं, सो वेज टू प्रोवाइड दी एंकरेज। अब एंकरेज कैसे प्रोवाइड की जाती है, देखो एंकरेज प्रोवाइड करने के बहुत सारे तरीके हैं। फर्स्ट, बाय प्रोवाइडिंग द डेवलपमेंट लेंथ। So in no case distance between the section of the permissible stress of the steel and it should be less than the development length. जहाँ पर भी आपको permissible stress develop कराना है, जहाँ पर भी आपको permissible stress develop कराना है, वहाँ से आपको development length के बराबर reinforcing bar provide करना पड़ेगा दोनों section पे, यानी दोनों तरफ। So in no case distance between the section of the permissible stress of the steel and its end should be less than development length। जैसे समझने के लिए एग्जांपल, मेरा कंसर्न सेक्शन ये है, तो इस कंसर्न सेक्शन से एंड तक की दूरी डेवलपमेंट लेंथ से कम नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? रिपीट करना है। तो पहला तरीका एंकरेज प्रोवाइड करने का, पहला तरीका है एंकरेज प्रोवाइड करने का। क्लियर है? तो फर्स्ट ऑफ द मेथड टू प्रोवाइड द एंकरेज। दूसरा तरीका, द नेक्स्ट ऑफ द मेथड इज व्हाट, अगला तरीका एंकरेज देने का, अगला तरीका एंकरेज देने का है बाय प्रोवाइडिंग द बेंड और हुक। अब कई बार क्या होता है, कई बार हमारे पास जगह नहीं होती डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करने की, कई बार हमारे पास जगह नहीं होती डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करने की। उस केस में हम क्या कर देते हैं, हुक और बेंड प्रोवाइड कर देते हैं, और ये हुक और बेंड भी हमें एडिशनल एंकरेज वैल्यू निकाल के देता है, और इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव खूब सारे बनते हैं। और ये हुक और बेंड भी हमें एडिशनल एंकरेज वैल्यू निकाल के दे देता है। कितनी निकाल के देता है वो आपको अगले डायग्राम में दिखा रखी है। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, द कॉमन टाइप ऑफ एंकरेज विच आर प्रोवाइडेड आर यू टाइप एंड एल टाइप हुक। या तो यू टाइप दे दो या एल टाइप दे दो, दोनों के डायग्राम बने हुए हैं। जो एंकरेज वैल्यू आप कंसिडर करोगे वो होगी 4 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बार फॉर एवरी 45 डिग्री बेंड। अगर आपने बार को 45 डिग्री बेंड किया, ये आपको एडिशनल एंकरेज दे देगा कितनी, 4d की। तो अगर आपने इसको 180 डिग्री बेंड कर दिया, अगर आपने इसको 180 डिग्री बेंड कर दिया, इसके अंदर एंकरेज कितनी आ गई, 16 टाइम्स द डायमीटर। आपको एंकरेज कितनी मिल गई, 16 टाइम्स द डायमीटर मिल गई। 90 डिग्री बेंड कर दिया तो 8 टाइम्स द डायमीटर मिल गई। तो एल टाइप बेंड को हम क्या बोल देते हैं, 90 डिग्री बेंड, इसको हम क्या बोल देते हैं, 180 डिग्री बेंड। क्लियर है? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी?
चले आगे, नोट करो फटाफट। चले, चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट से एंकरिंग ऑफ द बार इन टेंशन। तो deformed bars may be used without any anchorage provided that the development length criteria is fulfilled। तो ये बोल रहा है जो आपके deformed bars है उसको आप यूज कर सकते हो, that can be used provided हमारा क्या हो, development length का criteria fulfill हो जाए। hooks should normally be provided for plain bars in tension। तो अगर मेरा बार टेंशन के अंदर है तो उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, हुक प्रोवाइड कर देते हैं। तो पहला तरीका एंकर देने का क्या है, तो पहला तरीका एंकर देने का क्या है, द फर्स्ट मेथड टू गिव द एंकर इज व्हाट, आप डेवलपमेंट लेंथ दो, तो प्रोवाइड द डेवलपमेंट लेंथ। दूसरा तरीका क्या है, हुक और बेंड प्रोवाइड कर दो। फिर एंकरिंग करनी है बार की आपको टेंशन के अंदर, तो उसमें जानकारी दी कि डिफॉर्म्ड बार आप यूज कर सकते हो विदाउट एनी एंकरेज प्रोवाइडेड डेवलपमेंट लेंथ का क्राइटेरिया क्या हो जाए हमारा, प्रोवाइडेड डेवलपमेंट लेंथ का क्राइटेरिया हमारा फुलफिल हो जाए, द क्राइटेरिया फॉर द डेवलपमेंट लेंथ इज फुलफिल्ड। नेक्स्ट, फॉर एंकरिंग द बार इन कंप्रेशन, अगर आपको कंप्रेशन में जो बार्स हैं उनकी एंकरिंग करनी है, द एंकरेज लेंथ ऑफ द स्ट्रेट बार इन कंप्रेशन शैल बी इक्वल टू द डेवलपमेंट लेंथ। जो हमारी बार है वो किसके बराबर होनी चाहिए, या जो एंकरेज लेंथ है वो किसके बराबर होनी चाहिए, डेवलपमेंट लेंथ के बराबर होनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ये स्टेटमेंट बोल रहा है द एंकरेज लेंथ ऑफ द स्ट्रेट बार, द एंकरेज लेंथ ऑफ द स्ट्रेट बार इन कंप्रेशन शुड बी इक्वल टू द डेवलपमेंट लेंथ ऑफ द बार इन कंप्रेशन। तो ये डेवलपमेंट लेंथ के बराबर निकल के आनी चाहिए इसकी वैल्यू, तो इसकी जो वैल्यू है इट शुड बी इक्वल टू डेवलपमेंट लेंथ ओनली। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, projected length of the hook bend straight length beyond bend if provided for a bar in compression shall be considered for development length। तो अगला पॉइंट ये बोल रहा है कि अगर आपने हुक दी है, बेंड दी है कंप्रेशन के अंदर, आप उसके अंदर एंकरेज के लिए बस स्ट्रेट लेंथ ही कंसिडर करोगे, आप उसमें एंकरेज के लिए सिर्फ स्ट्रेट लेंथ ही कंसिडर करोगे। सो इफ हुक और बेंड इज प्रोवाइडेड, जैसे एग्जांपल दिया है, ये आपने हुक और बेंड प्रोवाइड किया हुआ है, तो एंकरेज के लिए कंप्रेशन में हम इसकी क्या कंसिडर करके चलेंगे, एंकरेज के लिए कंप्रेशन में हम इसकी क्या कंसिडर करके चलेंगे, बस प्रोजेक्टेड लेंथ ही कंसिडर करके चलेंगे। तो विल कंसिडर ओनली द प्रोजेक्टेड लेंथ। तो पहली चीज जो एंकरेज लेंथ होनी चाहिए वो डेवलपमेंट लेंथ के बराबर होनी चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू डेवलपमेंट लेंथ, फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। दूसरा, आप एंकरेज के लिए कौन सी चेक करोगे, आप एंकरेज के लिए प्रोजेक्टेड लेंथ ही कंसिडर करोगे, यू विल कंसिडर द प्रोजेक्टेड लेंथ ओनली। क्लियर है? चलें आगे। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है एंकरिंग द बार इन शेयर, अगर आपको एंकर करना है बार्स इन शेयर को, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, पहला पॉइंट बोल रहा है इंक्लाइंड बार की कहानी, पहला पॉइंट बोल रहा है किसकी, इंक्लाइंड बार की कहानी। द डेवलपमेंट लेंथ शैल बी एज फॉर द बार्स इन टेंशन,
इंक्लाइंड बार के लिए डेवलपमेंट लेंथ वही होगी, इंक्लाइंड बार के लिए डेवलपमेंट लेंथ वही होगी जो आपकी डेवलपमेंट लेंथ बार से टेंशन के लिए होती है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, टेंशन जोन में इसकी आप मेजरमेंट कहाँ से करोगे? टेंशन जोन में आप इसकी मेजरमेंट करोगे फ्रॉम द एंड ऑफ द स्लोपिंग और इंक्लाइंड पोर्शन ऑफ द बार। और कंप्रेशन में इसकी मेजरमेंट कहाँ से करोगे? फ्रॉम द मिड डेप्थ ऑफ द बीम। अब देखो, कंप्रेशन और टेंशन दोनों के लिए आपको जानकारी दे रखी है। तो पहली चीज, शेयर में जब आपको डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करनी है, ये डेवलपमेंट लेंथ किसके बराबर होगी? ये डेवलपमेंट लेंथ बराबर होगी जो टेंशन में बार होते हैं उसी की डेवलपमेंट लेंथ की, उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। अब इसकी मेजरमेंट कैसे करोगे? टेंशन जोन में जो स्लोपिंग पोर्शन खत्म हुआ है वहां से मेजरमेंट करोगे, जो स्लोपिंग पोर्शन खत्म हुआ है वहां से मेजरमेंट करोगे। और कंप्रेशन जोन में ये मेजरमेंट करोगे फ्रॉम द मिड डेप्थ ऑफ द बार, ये जो आपकी मिड डेप्थ है ये बार की। क्लियर है? नोट कर लिया सबने? चले आगे, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस रहा है, नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है हमारा सिरप्स। सिरप्स की कहानी ये है कि दैट फॉर सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट सच एज सिरप्स इन बीम और ट्रांसफर टाइज इन कॉलम, complete development length and anchorage shall be deemed to be have provided when the bar is bent at an angle of at least one round bar of its own diameter and is continued beyond the end of the curve for a length of how much? For a length of how much? For a length of at least, अगर 90 डिग्री का बेंड है 8 फाई, 135 डिग्री का बेंड है 6 फाई और 180 डिग्री का बेंड है तो 4 फाई। अब इस बात का मतलब क्या है? व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस? इस बात का मतलब ये है कि स्टिरप्स के अंदर आप ये मान सकते हो कि डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड हो गई अगर आपने स्टिरप्स को घुमाया किसके अराउंड? उस बार के अराउंड जिसका डायामीटर स्टिरप के डायामीटर से छोटा नहीं हो। और आप स्टिरप को एक्सटेंड करके गए कितनी दूरी तक? 90 डिग्री से घुमाया है, तो ये लेट सपोज ये हमारी स्टिरप्स है, ये मेन बार है और ये हमारी स्टिरप्स है। तो अगर आपने सिरप्स को घुमाया 90 डिग्री से तो कितनी दूरी तक लेके जाओगे? 8 फाई। अगर घुमाया आपने 135 डिग्री से तो ये 6 फाई। अगर आपने घुमाया 180 डिग्री से तो 4 फाई। क्लियर है चीज? क्लियर है पूरी कहानी? तो ये हमारे सिरप्स की डेवलपमेंट लेंथ खत्म हुई। अच्छा, ये डायग्राम भी बना दिया मैंने, तो पीछे बना दिया था, यहाँ पर भी बना हुआ है। बहुत बढ़िया बात है, सेम वही डायग्राम है जो मैंने आपको बना के दिखाई है।
लास्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, आप एंकरेज कैसे प्रोवाइड कर सकते हो मैकेनिकली भी। तो छठा तरीका एंकरेज प्रोवाइड करने का है नट बोल्ट सिस्टम। तो आप मैकेनिकली भी एंकरेज दे सकते हो। तो अब जाके हमारी एंकरेज की पूरी कहानी खत्म हुई है। नाउ द इंटायर स्टोरी ऑफ द एंकरेज इज बीइंग फिनिश्ड। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे स्प्लाइसिंग। इन द नेक्स्ट क्लास विल बी टॉकिंग अबाउट द स्प्लाइसिंग। चलिए, थैंक यू एवरीवन।